खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दिल्ली चुनाव में जब से चुनाव आयोग का ये दावा है कि वो एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, पिछले मंगलवार को ही चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। लेकिन उसके बाद भी और उसमें राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने तमाम शायरियों के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि दिल्ली चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और जो पहले भी आरोप लगते रहे हैं वो सब गलत है। लेकिन इन सब शायरी सुनाने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई नतीजा या कोई असर हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग पर अब भी सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल गैर मामूली नहीं है बल्कि बेहद खास हैं। और दिल्ली चुनाव में जिस तरह बड़ी धांधली का आरोप इस समय चुनाव आयोग पर लगा है, उस पर अब चुनाव आयोग क्या करेगा ये देखना होगा, क्योंकि इस बार अभी से कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज दोपहर 3 बजे यानी अब से 1 घंटे बाद वो उनके कुछ नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये सारे लोग जाएंगे चुनाव आयोग और वहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। और शिकायत ये है कि उनके एक प्रत्याशी अवध ओझा, उनको किस तरह से ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर उनको चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश हो रही है। उनका जो वोटर कार्ड दिल्ली का बनना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन दाखिल की थी, उसको किस तरह से रोकने की कोशिश, खारिज करने की कोशिश हो रही है। इन सब बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही बताया कि वो 3 बजे जाने वाले हैं चुनाव आयोग। और इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे अभी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया था कि बीजेपी के पूर्व सांसद, मौजूदा मंत्री, ऐसे कई लोगों के घरों में जो लुटियन जोन में जो बंगले हैं, उन घरों में किस तरह से अचानक 20-20, 30-30 वोट बढ़ रहे हैं। उनके लिए वहां से वोटर्स, उनकी एप्लीकेशन आई है कि यहाँ इनके नाम का वोट होना चाहिए इस पते पर। इस तरह की एप्लीकेशंस चुनाव आयोग के पास पहुंची हैं और इसको लेकर संजय सिंह ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। और खासतौर पर उन्होंने नाम लिया प्रवेश वर्मा का, जो कि इस समय पूर्व सांसद हैं और इस समय बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी हैं दिल्ली में। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि कैसे प्रवेश वर्मा 8 महीने बाद भी अभी अपने बंगले पर, जो बंगला उनके लिए अलॉट हुआ था सांसद होने पर, उसी बंगले में वो बने हुए हैं। और जब लोकसभा चुनाव थे तब वहां पर अगर 4 वोट थे तो अभी वहां पर 33 वोटों के लिए एप्लीकेशन गई है। तो ये आखिर धांधली किस तरह से हो रही है? क्या इसमें स्थानीय अधिकारी जो हैं, डीएम हैं, चुनाव अधिकारी, क्या वो सब मिले हुए हैं? क्या बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है और दिल्ली चुनाव उसी तरह से जीतना चाहती है? क्योंकि उसके पास यहाँ पर कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि उसने क्या किया। सत्ता में तो, दिल्ली की सत्ता में बीजेपी पहले ही नहीं थी और जो केंद्र की सत्ता में है वहां से भी वो नहीं बता पा रही कि केंद्र में रहते हुए मोदी ने या बीजेपी सरकार ने क्या कुछ किया है दिल्ली के लिए। अभी मोदी जरूर दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन जब आप 11 सालों से सत्ता में बैठे हुए थे तब तो बीजेपी अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग पा रही और अब वो फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है, ऐसा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। और लेकिन साथ साथ एक चेतावनी भी दे दी है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, इस देश में हम इस तरह की तानाशाही नहीं आने देंगे और महाराष्ट्र और हरियाणा में जो कुछ खेल किया है वो खेल हम दिल्ली में नहीं चलने देंगे। ये साफ साफ आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, पहले उसको सुन लेते हैं और उसके बाद आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। दूसरा, आज हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। हम लोग 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। मैं जाऊंगा, अतिशी जी जाएंगी, भगवंत मान जी जाएंगे, संजय सिंह जी जाएंगे और राघव चड्ढा जी जाएंगे। 2 मुद्दे हैं। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया।
कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है, तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। यह दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? ये कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल ये कहता है, गाइडलाइंस ये कहती है कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक एक्सेप्ट किया जाएगा। 10 दिन पहले होते हैं 7 जनवरी। 7 जनवरी लास्ट डेट होनी चाहिए थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी ऑर्डर निकाला था 7 जनवरी लास्ट डेट होगी। फिर अचानक से ऐसा प्रतीत होता है कि पीठ पीछे कुछ हुआ है। फिर अचानक से ये ऑर्डर आ जाता है कि 7 जनवरी नहीं 6 जनवरी लास्ट डेट मानी जाएगी। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को डिबार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया है? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, वो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म 8 की ट्रांसफर ऑफ वोट की लास्ट डेट के बाद भी आती है तो इलेक्शन कमीशन उसको गौर कर सकता है। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमारा तो एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर का सवाल है। वो कैंडिडेट पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाए, इसी पे और कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इधर शिफ्ट होना है। तो आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अवध ओझा का ट्रांसफर करवाया जाए ताकि वो अपना चुनाव नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बेहद सरल शब्दों में पूरा मामला समझा दिया और बता दिया कि कैसे अवध ओझा का वोटर आईडी कार्ड जो ग्रेटर नोएडा का है उसको दिल्ली शिफ्ट करना है और उसमें कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से हो सकता है क्योंकि वो पहले से वहां पे कार्ड बना हुआ है। सारी चीजें बस केवल जगह का नाम बदलकर, और चुनाव आयोग ये काम कर सकता है क्योंकि अवध ओझा उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। तो इस नाते ये उनका हक भी है। लेकिन किस लिए एक पहले लेटर जारी होता है और उसके बाद अचानक दूसरा लेटर दूसरी तारीख के साथ अगले दिन जारी कर दिया जाता है, तो जाहिर है कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। और इसी गड़बड़ पर आज आम आदमी पार्टी मिलने वाली है चुनाव आयोग से। अब चुनाव आयोग इस पर इनकी शिकायत को किस तरह से सुनता है, उस पर क्या जवाब देता है, ये तो खैर 3-4 बजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग पर जिस तरह से लगातार उंगलियां उठ रही हैं, दिल्ली चुनाव की शुरुआत होने से पहले ही आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी ये शिकायत दर्ज की थी कि किस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ की जा रही है, कैसे बहुत सारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कैसे उन लोगों को मरा हुआ घोषित किया जा रहा है जो कि जिंदा हैं, जो वहीं रह रहे हैं, उसके बावजूद उनके नाम कट गए। तो ये सारी गड़बड़ियां हो रही थी। ईवीएम पर हमेशा से सवाल उठ ही रहे हैं और जिनके जवाब संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाते हैं, और अब ये नया मामला सामने आ रहा है। तो चुनाव आयोग पर जिस तरह से लगातार गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, क्या ऐसे में निष्पक्ष चुनाव दिल्ली में संभव होंगे? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आपने सुना अभी अरविंद केजरीवाल ने पूरा मामला समझाया कि किस तरह से एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए, तो क्या यहाँ पर कहीं कोई डर दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो उन्होंने ये बात कही कि सामान्य परिस्थितियों में कहा जाता है कि भाई अगर ऐसा है कि अगर 8 तारीख की जगह 9 तारीख हो तो भी आप कंसिडर कर लीजिए और कार्ड बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तय तारीख यानी जो 7 जनवरी 10 दिन पहले नामांकन खत्म होने के उस दिन को ही अपना एप्लीकेशन उन्होंने जमा कर दी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अगले दिन ऑर्डर जारी होता है और तारीख जो है वो 6 जनवरी बता दी जाती है, तो क्या चुनाव आयोग ने की तारीख को 16 जनवरी कर दिया है? एक तो सवाल ये है, अगर कर दिया है तो उसका नोटिफिकेशन कहाँ है वो सारी खबरें। और दूसरी बात,
अगर ये सारा खेल, जैसा कि अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी को अभी से हार का इतना डर लग रहा है कि वो प्रत्याशियों को अब चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है और चुनाव आयोग को उसमें टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है? क्या कहेंगे हम? देखिए समिता जी, निश्चित तौर पे यहाँ ये साफ समझा जा सकता है कि इसमें, हालांकि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, एक तरह से कहा जाए चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके प्रत्याशी को चुनाव लड़ने देने से रोकने के लिए ये सब घपले किए गए हैं। ये उनका सीधा सीधा आरोप है, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल ही आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रहे हैं, और आज 3 बजे वो जाकर मिलेंगे भी मुख्य चुनाव आयुक्त से। देखिए यहाँ मुख्य बात क्या है समिता जी, कि अगर जैसा बताया अरविंद केजरीवाल ने कि 3 महीने पहले जो था वो अवध ओझा ने अपना वोट ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म 6 भर दिया, अब नया करने के लिए। तो अब ये एक प्रक्रिया का चीज़ है कि भाई फॉर्म 6 भरा गया कि फॉर्म 8 भरा गया कि फॉर्म 7 भरा गया। इसमें अब ये है कि समिता जी, अगर ये मामला कानून की उसमें जाएगा तो ये होगा कि जिस तरीके से होता है कि भाई शाम के 5 बजे के बाद अगर मान लीजिए वोटिंग बंद हो जाती है, लेकिन शाम 5 बजे से पहले जो प्रेमिसेस में आ गया, बाउंड्री के अंदर आ गया, तो फिर उसका वोट पड़ेगा, फिर चाहे रात के 10 बज जाए चाहे रात के 12 बज जाए, मतलब जब तक होगा तब तक उसका वोट पड़ेगा। यहाँ भी यही बात होती है कि एक फॉर्म 6 भरा या 8 भरा, अगर फॉर्म गलत भरा था तो फॉर्म गलत भरने की जानकारी उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए थी चुनाव की तरफ से कि आपने फॉर्म गलत भरा है और दूसरा फॉर्म आप इसको भर दीजिए। यानी वो व्यक्ति आपकी प्रक्रिया में है, ऐसा नहीं कि प्रक्रिया में नहीं है। आपने जब फॉर्म 6 निरस्त किया तो आपने उसको समय पे फॉर्म 6 निरस्त करने की जानकारी क्यों नहीं दी चुनाव आयोग ने? यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया। तो यहाँ समिता जी, प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सत्यता मालूम पड़ती है, चूँकि अवध ओझा को ये नहीं बताया गया कि आपने फॉर्म गलत भरा है और आपको दूसरा फॉर्म भरा जाना है, और जब दूसरा फॉर्म भर दिया उन्होंने तो उसके बाद आपने आदेश निकाल दिया कि वो डेट तो निकल चुकी, यानी बता दिया कि वो 6 जनवरी जो है तब तक आप कर सकते हैं। जब 10 दिन पहले का सवाल है कि 10 दिन पहले तक कर सकते, 10 दिन 17 जनवरी जब लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो उस नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तो फिर 7 जनवरी ही होता है। तो 7 जनवरी को जब उन्होंने फॉर्म भर दिया तो उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये सवाल है। तो यहाँ समिता जी साफ तौर पे समझ यही आ रहा है कि एक तरीके से देखा जाए कि परेशानी जो है वो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा लग रही है, और इसके लिए अब चुनाव आयोग का सहारा इस तरीके से लिया जा रहा है, जो कि अरविंद केजरीवाल का आरोप है। अब देखना ये है कि 3 बजे जब अरविंद केजरीवाल और उनके लोग, पार्टी के लोग जाकर मिलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त से, तब उस पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है समिता जी। जी बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठाने में इस समय सभी लोग लगे हुए हैं, और सभी की कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी जो 11 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है उसको इस बार किसी तरह हराया जाए। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जोर आजमाइशें हो रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल तथ्यों के साथ और बिल्कुल एक एक चीजें जुटाकर, अपनी मेहनत से जुटाकर वो जिस तरह से लड़ रही है उसकी भी तारीफ एक तरह से होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को कहें या बीजेपी को कहें, इतनी गड़बड़ियां करने का मौका भी अगर पहले हुई है गड़बड़ियां जिनके आरोप लगे हैं, तो शायद इसलिए भी हुई है क्योंकि उस समय जो राजनीतिक दल उनको, उनके कार्यकर्ताओं को जितना सतर्क होना चाहिए था वो शायद नहीं हुए। आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफी सतर्कता दिखा रही है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग उसके शिकायतों को किस तरह से सुनता है और क्या कुछ करता है। अरविंद केजरीवाल ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और कारण बताया जिस वजह से वो लोग जा रहे हैं मिलने। क्या है वो कारण, इसको भी देख लेते हैं। दूसरी मुद्दा है जो अभी 2-3 दिन पहले संजय सिंह जी ने उठाया था कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे, परवेश वर्मा जी, कमल संदेश जी, सीपी जोशी जी, कमलेश पासवान जी, पंकज चौधरी जी, जयप्रकाश जी, रेवती त्रिपुरा जी, बीजेपी एमएलए एमपी फ्रॉम पुरुलिया सिंह महतो, ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, सर कई इनके बीजेपी की एमपीज के घर से 30-30, 40-40, 20-20 वोट, नए वोट बनने के लिए एप्लीकेशंस गई हुई हैं। ये बड़ा मिस्टीरियस है। मुझे एक पत्रकार ने बताया कि उन्होंने लोकल डीएम से पूछा, लोकल डीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उस लोकल डीएम से पूछा कि आप इसका क्या कर रहे हैं। तो मेरे को उस पत्रकार ने बताया कि लोकल डीएम का जवाब था कि भाई साहब एमपीज के घर में माली भी होते हैं, नौकर भी होते हैं, फलाना भी, तो इसका मतलब डीएम मन बना चुका है कि इस खेल में डीएम भी शामिल है।
ये लोग अपने इन घरों में, परवेश वर्मा जी इस घर में 10 साल 11 साल से रह रहे हैं, 11 साल से रह रहे हैं। 8 महीने पहले तो 11 साल से वो बिना माली के, बिना नौकर के, बिना रसोइये के, बिना उसके काम चला रहे थे। वहां तब तक 3 वोट बने हुए थे, वो 3 वोट से काम चला रहे थे। अब अचानक 15 दिन में उन्हें सारे रसोइये याद आ गए, सारे माली याद आ गए, सारी, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, बीजेपी भी मिली हुई है, सांसदों के घरों से 30-30, 40-40 वोट अगर 10 दिन 15 दिन पहले बनने चालू हो जाएंगे और डीएम, लोकल डीएम जो है पत्रकारों को उसकी जस्टिफिकेशन देगा, तो चुनाव की प्रक्रिया में सैंक्टिटी कहां बच गई? फिर चुनाव करा क्यों रहे हो? डिक्लेयर कर दो इनको, बीजेपी वालों को, कि बीजेपी जीत गई, बस अब इस देश के अंदर तानाशाही होगी। ये होने नहीं देंगे हम किसी हालत में। तुम हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे मर्जी जीते होगे, दिल्ली की जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है बीजेपी का, ये बीजेपी का जो धांधली चल रही है, इसका वोट कटवा दिया, उसका वोट जुड़वा दिया, ये दिल्ली के लोग नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे। इन दोनों मुद्दों के ऊपर आज हम 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे सब लोग। हमें समय नहीं मिल पाया क्योंकि कल रात को ही हमने रिक्वेस्ट भेजी है। हम इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार हैं, जब भी हमने टाइम मांगा उन्होंने दिया। तो आज हम 3 बजे जाके वहां वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे, जैसे ही उनको समय होगा वो हमें बुला लेंगे अंदर। और चूंकि मामला बहुत अर्जेंट है, अगर तुरंत अवध ओझा का ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो नॉमिनेशन पेपर नहीं भर पाएगा, और अगर तुरंत इसके कार्रवाई नहीं हुई और डीएम, लोकल डीएम मिला हुआ इनके साथ, डीएम ने अगर ये सारे ऐड कर दिए वोट, तो फिर उनको रिजेक्ट कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर अमरिंदर जी क्या कहेंगे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये जो बताया कि कैसे अचानक इतने सारे नए नए वोट जुड़ रहे हैं, इसके बारे में कल संजय सिंह ने भी कहा था। हालांकि उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे मर्जी आप जीत गए होंगे महाराष्ट्र और हरियाणा, और हम ये जानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है काफी मजबूत महागठबंधन जैसे वहां पर महाराष्ट्र में और हरियाणा में कांग्रेस की वापसी की बातें होने लगी थी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा खेल हुआ, कोई गड़बड़ हुई और कांग्रेस को वहां से हारना पड़ा। तो तब अभी भी ये मामला जो है अदालत में चल ही रहा है, वहां जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर कांग्रेस ने बाकायदा शिकायतें दर्ज की हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से दो टूक जवाब हमेशा का यही रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और आप जो है हारते हैं इसीलिए आप ऐसा बोलते हैं। ये चुनाव आयोग का जवाब रहा है अभी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है दिल्ली में आमने सामने है, हरियाणा में भी वो आमने सामने थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये बात कह दी कि आप भले जैसे जीते होंगे लेकिन दिल्ली में ये नहीं चलेगा, क्या ये सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी को एक तरह से चेतावनी है? और क्या कहीं कांग्रेस का साथ देने का या कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं इस मुद्दे पर, ऐसा क्या नजर आता है? देखिए समिता जी, एक तो सीधे सीधे बड़े कहा जाए कि बहुत डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शुक्रिया भी चुनाव आयोग का कह दिया अरविंद केजरीवाल ने कि भाई हमको जब भी ज़रूरत पड़ती है हमको समय दे देते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिए और सीधे सीधे जो चुनाव अधिकारी है, जो डीएम है, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे लगा दिए हैं और कहा है कि वो जाकर 3 बजे वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे चुनाव आयोग के, और जब उनके पास समय होगा तब वो हमें बुला लेंगे। यानी दीनहीन बनने का, विक्टिम कार्ड खेलने का भी जो एक तरीका है वो पूरा अरविंद केजरीवाल यहाँ खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे समिता जी है क्या कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या हारे या आम आदमी पार्टी चुनाव जीते या हारे, लेकिन एक संदेश जनता के बीच जाना शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है और चुनाव में कहीं टिक नहीं पा रही है, तो उसको वोट बढ़वाने, वोट कटवाने के साथ साथ जो है प्रत्याशी चुनाव ना लड़ पाएं, इसके लिए भी उसने पहले से इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। और इसी तरीके के इंतजाम समिता जी भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में भी शुरू किए थे। वो सूरत का और इंदौर का और किस तरीके से छतरपुर के जो आए थे मामले, तो वहाँ भी इसी तरीके के मामले सामने आए थे कि प्रत्याशियों के नाम ही जो है वो पर्चे वापस करा दिए, प्रमुख पार्टी का
पर्चा वापस करवा दिया, इस तरीके से जो किए तो वो निर्विरोध जीत कर आ गए अब सूरत से उनका, हालांकि वो मसला है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर जब आएगा फैसला वो लगाएगा। लेकिन इस तरीके की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी थी लोकसभा चुनाव में भी, तो यहाँ भी वो ये सारी चीज़ें करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। ये साफ समझ में आ रहा है, चूँकि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के आलोक में अगर समझा जाए तो ये आरोप उसी तरीके से लगते हुए नजर आते हैं समिता जी। अब सवाल ये है कि अगर अवध ओझा का मान लीजिए कि नहीं होता है यहाँ, मतलब उनका नाम नहीं जुड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जो कानून है उसके मुताबिक फिर अवध ओझा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब यहाँ बहुत से सवाल उठते हैं समिता जी कि ठीक है कि जो नाम वापसी उसका नॉमिनेशन का आखिरी दिन होता है उससे 10 दिन पहले तक आप कर सकते हैं, भर सकते हैं पर्चा, ठीक है, मतलब आप कर सकते हैं। लेकिन यह सवाल ये है कि जब वोटिंग प्रक्रिया ही 10 तारीख से शुरू हो रही है, 10 जनवरी से, तो 10 जनवरी के आधार पर कोई पैमाना क्यों नहीं 10 जनवरी तक क्यों नहीं किया जा सकता? जब 10 जनवरी से शुरू हुई नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो 10 जनवरी तक क्यों नहीं नाम दाखिल किए जा सकते? ये भी एक सवाल उठता है। खैर वो प्रक्रियागत मामला हो जाएगा, वो बहस लंबी हो जाएगी उसमें, लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया है उसमें भी 7 जनवरी तक का भी समय था। अगर ये भी मान लिया जाए कि चुनाव आयोग की मंशा ठीक थी और चुनाव आयोग ने ठीक समय पर अगर जवाब दे दिया, ये भी मान लिया जाए। पहली बात तो यही है कि जब फॉर्म 6 भरा गया था तो फॉर्म 6 भरने के समय सही समय पर उस मतदाता को ये जानकारी क्यों नहीं दी गई कि आपने फॉर्म गलत भरा है? तो यहीं से जो है वो समझ में आता है कि चुनाव आयोग की मंशा जो थी वो उसी समय ठीक नहीं थी और उसकी मंशा पे सवाल निश्चित तौर पे इसलिए उठते हैं। तो ये अगर चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा दबाव नहीं होगा तो चुनाव आयोग अनुमति दे देगा कि वह नाम उनका शामिल किया जाए वोटर लिस्ट में। लेकिन अगर नहीं देता है तो फिर ये सवाल जो है निश्चित तौर पर खड़े होंगे और चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे कि वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर बैटिंग कर रहा है। समिता जी जी बिल्कुल, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो क्या जाएंगे, खड़े हो चुके हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब वहां पर से कभी भी सही तरीके से नहीं आता और ऐसा लगता है कि एक अलग किस्म का खेल जो है बीजेपी और चुनाव आयोग बिल्कुल एक टीम हो गए हैं और वो बाकी पूरे लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया उसको एकदम उसके मैदान में इनके केवल इनके नियम चल रहे हैं और बाकी सबको हराने पर ये लोग तुले हुए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया आज कि हम ये धांधली होने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने जिस बात का जो दूसरा बयान उनका जो हमने सुना, जिस पर वो कह रहे थे कि किस तरह से वोटर्स बढ़े हैं और जो सांसदों के घरों पर, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है। क्या है वो ट्वीट, उसको देख लेते हैं और साथ में सुन भी लेते हैं। संजय सिंह, जिनके बारे में अभी हम कह रहे थे कि उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा, मेरा ख्याल है 15-17 मिनट उन्होंने पूरी ये एक लिस्ट में बता दिया कि इस सांसद के घर पे इतने वोट बढ़ रहे हैं, इस सांसद के घर पर इतने वोट बढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, वो सुनते हैं और पहले उसके देख लेते हैं आम आदमी पार्टी का ये ट्वीट। इसमें देखिए, आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि चुनाव आयोग की नाक के नीचे फर्जी वोटर बनवा रहे बीजेपी के सांसद और मंत्री, और इसमें उन्होंने बाकायदा फोटो के साथ, नाम के साथ, और ये भी दिया है कि प्रवेश वर्मा जो है उनके घर से 33 वोटों की अर्जी आई है, पंकज चौधरी के यहाँ से 26 वोटों की, कमलेश पासवान जी के यहाँ से 26 वोटों की, और ऐसे और भी हैं बीजेपी के एमपी, इनके यहाँ से 25 वोट। रेवती जो है वो पूर्व एमपी हैं, मतलब पूर्व सांसद, उनके घर से 25 वोट, सीपी जोशी के घर से 28 वोट। तो ये तो गजब का ऐसा खेल चल रहा है पर मतलब ये सारे अगर हम जोड़ें तो 150 के आसपास ये वोट बढ़ जाते हैं और ऐसे में कहीं जो खेल करना होगा वो कोई बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। और इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था कि कैसे एक एक सीट पर इस तरह से वोटों की गड़बड़ी हो रही है, और जैसे नई दिल्ली सीट पर भी उन्होंने बताया था। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है कल, इसको वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब चाहती हूँ। ये अभी आपको एक एक करके बताएंगे ना सारा। ये तो आपको आज प्रमुख तौर पे उन लोगों के नाम आपको बताए हैं जो चर्चित नाम है, जिनको आप जानते हो, जिनमें सहज रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बीपी हाउस में 2 बेडरूम का फ्लैट है और 22 वोट वहां बनने के लिए दिया गया है, तो आप सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फ्रॉड है। अगर
अगर आपने एक पते पे 33 वोट प्रवेश वर्मा के पते पे दिया है तो चेक कीजिए ना लोकसभा के चुनाव में कितना था। कहिए तो वो भी बता दूं, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जी हां, बिल्कुल ईसीआई के डॉक्यूमेंट के आधार पे मैं दावा कर रहा हूं, और जितने भी दावे मैंने किए हैं वो चेक कर लीजिए आप। चुनावी दफ्तर में जाइए। नहीं, मैंने इसलिए अब कहा कि एप्लीकेशन दी गई है, इसका निस्तारण चुनाव अधिकारी को करना है, लेकिन जो काम उनको पकड़ना चाहिए, करना चाहिए, दुर्भाग्य से वो काम हम लोगों को गली गली घूम घूम के करना पड़ रहा है। एक सेकंड में आ रहा हूं। ये जो मैंने आपको बताया था एक पता, वाल्मीकि मंदिर 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंग गोल मार्केट, जहां पे 44 वोट अभी दिया गया बनने के लिए। यहां पे लोकसभा के चुनाव में 5 वोट था, अभी 44 वोट देने के लिए। फिर प्रवेश वर्मा का जो पता है, जो एक्स एमपी हैं, जो उस घर में रह भी नहीं सकते, लोकसभा के चुनाव में इनके पते पे 4 वोट था, अभी 33 वोट दिया हुआ है इन्होंने। ऐसे भी आंकड़े हैं, आप चाहेंगे तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अमरेंद्र जी, यहाँ पर संजय सिंह ने जो बताया वो हमने ट्वीट भी दिखाया है, और कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो भी सभी ने सुनी है। यहाँ पर उन्होंने एक जो अहम सवाल ये उठाया कि जो काम ईसीआई को करना चाहिए था, एक तो वो चुनाव आयोग के ही जो आंकड़े हैं उसी को बता रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई अपने मन से उन्होंने ये सारी बातें कह दी हैं। वो बता रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से ये सब एकदम से जो वोट बढ़ाने की कि इस घर में इतने वोटर होंगे, और उसकी जो एप्लीकेशन है पिछले 15 दिन में आई है। इसका मतलब कि क्या बीजेपी को एहसास हो रहा है कि दिल्ली में उसकी पकड़ जो है वो अभी भी मजबूत नहीं है और वो हार रही है? क्या इस वजह से एकदम से नए नए वोटर खड़े किए जा रहे हैं? और दूसरी बात, क्या जो शंका संजय सिंह ने जाहिर की है वो चीज चुनाव आयोग को क्यों नहीं खटकी कि अगर एक पते पर पहले 5 वोट थे, अभी 6-8 महीने पहले 5 वोट हो रहे थे, और अचानक वहां पर 23 लोग कहां से आ गए, 26 लोग कहां से आ गए? क्या ये कोई संदेह की बात नहीं है? और इस पर अभी तक जिन लोगों का नाम लिया है, मेरी जानकारी में तो नहीं आया कि उन नेताओं में से, उन सांसदों में से किसी ने ये कहा हो कि नहीं जी, ये जो आरोप लगाए हैं और हमारे घर में इतने लोग जेन्युइनली हैं और इतने ही वोटर हो रहे हैं, और ये ऐसा भी किसी ने सफाई भी नहीं दी है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है और चुनाव आयोग ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली इस गड़बड़ी की ओर से? देखिए समिता जी, एक तो जो तर्क दिया गया है कि साहब वो सांसद हैं, उनके घर में माली भी होते हैं और काम करने वाले भी होते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो सरकारी बंगले इन सांसदों को मिले हुए हैं, यहाँ माली का काम या और भी कोई काम जो होते हैं वो CPWD कराता है जी, मतलब सरकार कराती है उसको। तो वहाँ माली का क्या काम है? और सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले माली नहीं रखते थे प्रवेश वर्मा जी या कमलेश पासवान जी? और चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव के बाद ही 15 दिन पहले ही उन्होंने माली रख लिए। अगर 15 दिन पहले ही माली रख ली तो ठीक है भाई, 15 दिन पहले माली रख ली और फिर चुनाव के बाद फिर हटा दिए जाएंगे माली। इसका मतलब तो यही है फिर। तो ये जिस तरीके से वोट डालेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी यही रणनीति हरियाणा और महाराष्ट्र में अपना चुकी है समिता जी। ये आरोप लगे हैं और इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने अलग अलग तरीके से शिकायतें भी की हैं। और ये जो अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे सव्यसाची दास, उनका एक थीसिस था जिस पर उनकी नौकरी भी चली गई। वो थीसिस भी उनका यही था कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ साथ और क्या क्या खेल करती है और किस तरीके से चुनाव जीतती है, उसमें यह भी शामिल था। और इसीलिए जो आप देखते हैं कि जो जिसकी सफाई आखिर में राजीव कुमार को देनी पड़ी थी गंदी गंदी शायरियाँ सुनाकर कि भाई 5 बजे जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है और 5 बजे आप डाटा दे देते हैं कि इतना प्रतिशत वोट पड़ा, उसके बाद मालूम पड़ता है कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद वो मत प्रतिशत 10% कैसे बढ़ा जाता है। तो वो 10% ऐसे ही बढ़ जाता है कि 10% वोट जो हैं पहले तो जो असली मतदाता होते हैं उनके काटे जाते हैं और 10% फर्जी वोट जो है वो बनवा दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद आरोप यही है कि वो जो बाद में जो वोट बढ़ा हुआ बताया जाए 10% बढ़ गया, वो इन्हीं फर्जी वोटरों के वोट बढ़ते हुए दिखा दिए जाते हैं।
खुद चुनाव आयोग का एक अधिकारी महाराष्ट्र में तुलजापुर सीट है सर मित्रा जी, वहाँ उसने एफआईआर दर्ज कराई और ये दर्ज कराया कि भाई 6 दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा वोट जो हैं उसके क्षेत्र में बढ़ने के आवेदन किए गए और सब के सब फर्जी वोटर थे, फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल किया गया और जब उन पतों पर जाकर जांच की गई कि ये उस वहाँ पर हैं कि नहीं है तो मालूम पड़ा वहाँ कोई था ही नहीं। तो यानी ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें होती रही हैं, अब पकड़ में आ रही हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलना शुरू हो गई है हरियाणा महाराष्ट्र के बाद, लोगों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं कोई घपला है। जनता जब वोट देकर नहीं आती है तो जीत कहाँ से जाते हैं। तो ये चीज़ सब सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी ने उसको पहले से पकड़ लिया है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का संगठन ज़मीन पे काम कर रहा है और चूंकि वो एक ही शाखा से निकल कर आए हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो आम आदमी पार्टी जानती है कि बीजेपी क्या क्या कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है, तो वो उसकी तैयारी काट पहले से ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पकड़ में आ भी नहीं सकता जी। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से संजय सिंह ने ये कहा कि चुनाव आयोग को ये गड़बड़ी देखनी चाहिए थी, लेकिन ये काम हम लोग कर रहे हैं, उसी से समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर, जैसे होता है कि हम आंख बंद कर ली है, तुम्हें जो करना है कर लो, उसके बाद हम आंख खोलेंगे। और जब राजीव कुमार का तो ये आखिरी उनके निजाम में ये चुनाव हो रहा है और दुख की बात है कि वो जाते जाते भी अपने कार्यकाल पर धब्बा लगवा ही रहे हैं। वो ये बिल्कुल कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि आखिरी का जो चुनाव है मेरे कार्यकाल का वो एक अच्छे से संपन्न हो जाए, एक निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, या हो सकता है वो ये मान के चल रहे हो कि उनके बाद मतलब ये उनका आखिरी कार्यकाल ना हो। हम नहीं जानते क्योंकि 18 फरवरी वैसे तो तारीख है उनके रिटायरमेंट की, लेकिन आगे क्या होना है, कौन नया निर्वाचन मुख्य आयुक्त बनेगा, अभी उसके बारे में कोई खबर भी नहीं है। तो खैर एक वो अलग मसला है, लेकिन राजीव कुमार जिस तरीके से बार बार अपने ऊपर आरोप जो लगते जा रहे हैं, और एक खास बात यह है अमलिंदु जी की, ऐसा नहीं कि एक आध आरोप, मतलब आप याद कीजिए जो चंडीगढ़ चुनाव हुआ था, मेयर चुनाव, उसमें जिस तरह से धांधली हुई, उसके बाद लोकसभा चुनाव का आपने जो जिक्र किया कि कैसे सूरत में और इंदौर में और खजुराहो में रातों रात जो है वो एकदम निर्विरोध घोषित होने वाली बात जो है वो हो गई और प्रत्याशियों ने सारे लोग बैकआउट कर गए और बीजेपी का ही प्रत्याशी जीत गए। इस तरह का माहौल बन गया। लोकसभा चुनाव में ये आरोप भी लगे कि किस तरह से 80 सीटों पर कम से कम गड़बड़ी हुई, और ईवीएम का मसला पहले से चुनाव के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में था, जहां पर चुनाव आयोग को जवाब देते नहीं बन रहा था। उसके बाद हरियाणा चुनाव होते हैं, फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, महाराष्ट्र चुनाव होते हैं, फिर उस पर सवाल उठते हैं। महाराष्ट्र में मरकटवाड़ी के लोगों ने जब ये कहा कि हम अपने हिसाब से हम अपने गांव में बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हम एक बार देख लेना चाहते हैं कि वाकई किसको जीत मिली और किसको हार मिली, या अगर हमारे प्रत्याशी को हमारे अपने गांव से कम वोट मिले तो कैसे वोट मिले, ये वो देखना चाह रहे थे, उसको भी किस तरह से रोक दिया गया। तो बार बार चुनाव आयोग बेनकाब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो सुधर ही नहीं रहा है, या उसमें अब ऐसा लग रहा है कि कोई जरा भी आंखों का जो शर्म या पानी जो है वो बचा नहीं है। अभी बीजेपी ने एक और मसले पर चुनाव आयोग को घेरा है, उसमें उसने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि एक उसने गड्ढे वाली सड़क दिल्ली की बताई है जो सोशल मीडिया पर प्रसारित की, जबकि वो फरीदाबाद की है, और इसको लेकर चुनाव आयोग पर के सामने शिकायत दर्ज की। और उसमें भी संजय सिंह ने कहा कि कायदे से तो खुद चुनाव आयोग को ये सारी चीजें देखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं। और अभी जो दिल्ली चुनाव के समय चुनाव आयोग ने ये कहा कि वो बिल्कुल जो फर्जी खबरें हैं इन सब पर कड़ी निगाह रख रही है, और जो भी राजनीतिक दल हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो भी असत्यापित विज्ञापन है, रक्षा कर्मियों की तस्वीरें हैं, नफरत भरे भाषण है और झूठी खबरें हैं, इसको पोस्ट नहीं कर सकेंगे। ये चुनाव आयोग का नियम है, लेकिन इसके बावजूद झूठी खबर चल रही है। और हमने ये भी देखा था कि झारखंड चुनाव में कैसे हेमंत सोरेन के खिलाफ वो जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा दिखाने के लिए कितना वाहियात विज्ञापन और वो चलाया गया, उसकी भी शिकायत हुई। तो ठीक है, विज्ञापन हटा, लेकिन डालने वालों पर क्या कोई कार्रवाई हुई, उसकी कोई खबर नहीं है। अब ये फिर से झूठी खबरों का खेल शुरू हो गया है। क्या चुनाव आयोग इस तरह से आंख मूंद करके क्या इस चुनाव करवा पाएगा, निष्पक्ष चुनाव? क्या मानता है वो? मतलब कानून की देवी की आंख पर से आपने पट्टी जो है हटा ली कि वो बिल्कुल हम खुलकर वो करेंगे, और यहाँ पर चुनाव आयोग के आंखों पर पट्टी बन रही है। क्या कहेंगे अमरिंदर? देखिए समिता जी, इस सरकार में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। अब खुलकर मतलब चुनाव आयोग जो है वो एक पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर पड़ रहे हैं।
झारखंड का जैसे आपने हवाला दिया कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल था उसने हेमंत सोरेन के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियाँ बहुत गलत की थी और उसकी जब शिकायत दर्ज कराई गई तो जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था उस दिन जो था वो आदेश दिया गया कि आप इस पोस्ट को हटा लीजिए। इसी तरीके से कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव हुए तो शिकायत की गई थी वहाँ बीजेपी की, तो वहाँ जो उस पर आदेश आया वो तब आया जब वहाँ वोटिंग हो चुकी थी। तो इस तरीके की तो अब इस पर भी आम आदमी पार्टी ने जो फर्जी वीडियो बीजेपी ने डाला है उस पर शिकायत दर्ज कराई। अब देखना ये है कि चुनाव आयोग की नींद कब खुलती है और कब इस पर आदेश आता है और कब उस पर कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हालांकि राजीव कुमार जी का कहना यह है कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है और आप सारी दुनिया की जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट जाकर देख लीजिए, सबसे निष्पक्ष चुनाव आयोग भारत का है नहीं, था, हुआ करता था जी। राजीव कुमार जी के समय में चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कहा जाए वो पिछलग्गू बन गया है। इस तरीके के आरोप खुलेआम लग रहे हैं और विपक्ष इस तरीके के खुलेआम आरोप लगा रहा है। आज भी अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाए थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि वो मतलब रणनीतिक तौर पे कहा कि भाई हमको समय दे देता है चुनाव आयोग, तो यानी ये बताने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने कि अगर ये समय नहीं देंगे तो फिर देखिए क्या होता है। सर मित्रा जी, अगर चुनाव आयोग की कथित बेईमानियां इसी तरीके से चलती नहीं तो वो समय दूर नहीं है कि जब चुनाव आयोग के दफ्तर पे जनता हल्ला बोल कर देगी। तो इसलिए चुनाव आयोग को ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने आरोप लगा दिया, बल्कि जनता के मन में ये विश्वास रहे कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और पारदर्शी संस्था है और चुनाव जो भारत के अंदर हो रहे हैं वो निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हो रहे हैं। ये विश्वास दिलाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उसको वो जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं और जनता के मन में अगर इस तरह की कोई भावना हो रही है तो ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि उसको दूर करने के लिए वो सारे प्रयास करे। अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो फिलहाल तो उनके आरोप सही मालूम पड़ रहे हैं। अब इस पर चुनाव आयोग क्या सफाई देता है ये मालूम पड़ेगा कि क्या इस पर चुनाव आयोग सफाई देता है और क्या इस पर कार्रवाई करता है, तो ये आने वाला समय बता पाएगा समिता जी। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग से अभी से कुछ देर बाद, अब तो आधा घंटे का भी वक्त नहीं रह गया है, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और उनके साथ बाकी नेता जो हैं पहुंचने वाले हैं चुनाव आयोग। और उन लोगों ने कहा है कि हम वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार करेंगे और वो जब फ्री होंगे तो वो हमको मिलने का वक्त दे देंगे। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम लोगों की तरह की ही बात जो है वो कर रही है कि हम तो पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनको जब मर्जी होगी वो हमको बुला लेंगे अंदर। तो इस समय जिस तरह की जो गंभीर शिकायतें लेकर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, पहुंच रहे हैं चुनाव आयोग, उस पर चुनाव आयोग क्या कुछ कार्रवाई करता है। क्योंकि अगर इस तरह से कि 150-200 वोट एक जगह से बढ़ेंगे, या जैसा पहले नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में पता चल रहा है जो सीट है वहां पर 15,000 के आसपास वोटर्स बढ़ने की गिनती जो है वो बता रहे हैं। इसके अलावा ये जो आरोप लग रहा है कि कैसे एक चिट्ठी और उसके पहले दूसरी चिट्ठी जारी कर दी जाती है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं जिन पर अभी संदेह हो रहा है, उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग क्या इस बार अपनी भूमिका सही तरीके से निभाता है, और क्या जो साख बनी हुई थी कि भारत का जो चुनाव है वो सबसे अच्छे से होता है और यहाँ का जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव कराता है, क्या इस साख को राजीव कुमार जाते जाते बरकरार रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और देखना होगा कि इस सवाल का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।